हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं जो अभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात कर रहे थे। इनमें से हमने कल बात की थी इसमें कि कुछ स्टेट को स्पेशल यहाँ पे दर्जा देने की बात की जा रही थी, ठीक है, यानी कि विशेष दर्जा। अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट थे और किन किन को विशेष दर्जा दिया गया, कैसे दिया जाता है, ये सारा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले इसको मैं आपको पढ़ने से पहले सारी चीज़ें ऊपर का बता देती हूँ, उसके बाद इस चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो यदि आप बात करो कि स्पेशल स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पिछड़े आपके स्टेट होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट, देखिए आपका होता है ना कि कोई भी स्कीम यदि लॉन्च की जा रही है तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट है जिन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो इनमें क्या होगा कि 60% या 75% तक कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 40% किसे देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। जितना भी उसका बजट आता है उसमें से आपको यदि 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, आवास के लिए, जो पीएम आवास योजना है, तो इसके तहत इसमें से 1,20,000 में 60% किसका होगा, 60 से 75% तक। कोई किसी स्कीम में ज़्यादा है, किसी स्कीम में कम हो सकता है, लेकिन मेन इतना ही रहता है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाता। किस में, जो स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पे जो स्टेट होंगे उनका कितना रोल होगा इसमें, इस फंड में, तो 40% ये यहाँ से देंगे, स्टेट वाले देंगे, ठीक है। लेकिन जिसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे ये प्रावधान रखा जाता है कि जो आपके कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, 90% किसी भी स्कीम का यहाँ पे क्या करेगी, निवेश करेगी। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। 10% जो है स्टेट का होता है। तो स्टेट के पास क्या हो जाता है, ऐसे में खर्च जो होता है उसका अच्छे तरीके से वो वहन कर लेते हैं। अब देखिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अदर जो स्टेट हैं, आपको पता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। स्टेटों के पास क्या होता है कि उनकी जो वित्तीय आय होती है ना, सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में करती है, कि यानी कि केंद्र सरकार से उन्हें कुछ अनुदान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और खर्च कितना होता है किसका, यहाँ पे कर्ज नहीं, खर्च, ठीक है। तो खर्च जो होगा स्टेटों का ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है। जब आय कम होती, खर्च ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस है कि स्टेट तंगी की हालत में रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पता है कि किस हालत में पैसा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जब स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा तो 90% निवेश अब किसे करना है, कि कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली। यदि आपका यहाँ पे पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम आई, या आपकी जो भी सब्सिडी है, गैस वगैरह, उज्ज्वला योजना वगैरह चलती हैं, जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है, चाहे किसान जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना, ये सब में स्टेट का कोई रोल नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी पैसा यहाँ पे 90% का ये गारंटी लेती है, यानी कि स्टेट का खर्च अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। जिम्मेदारी कौन ले रही है, जब स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, वो सेंटर ले रहा है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और इसी का रीज़न था जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ स्टेट थे, इनमें क्या था कि काफ़ी पिछड़े हुए थे। जब काफ़ी पिछड़े हुए थे, अपने राज्य के जितने भी यहाँ के लोगों की डिमांड थी वो पूरा खर्चा नहीं वहन कर पा रहे थे, तो इन्होंने कहा भैया हमें स्टेट मतलब स्पेशल स्टेट का दर्जा आप दो, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप यदि नहीं देते हो तो दिक्कत है, हम अपने स्टेट का खर्चा वहन नहीं कर पा रहे। तो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को दिया गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भी कुछ एक एडिशन हो रही थी, और इसके बाद अभी बिहार को भी ये बात की जा रही है। बिहार भी ये कह रहा है कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार आज बहुत बदहाली की स्थिति में है। आप 2011 की जनगणना उठा के देखिए, उसमें से जितना भी आपका चाहे मतलब लोगों की स्थितियां हों, साक्षरता हो, जो भी है, सारी चीज़ें ना बहुत एकदम से डल होती जा रही हैं। क्यों, बिहार का जब से डिवाइडेशन हुआ ना, तो झारखंड जितने भी मिनरल्स वगैरह से झारखंड में चले गए हैं। अब बिहार में तो बस छाछ बचा है और कुछ नहीं है, मतलब कि पूरा ऊपर का तो निकाल लिया गया, मलाई उसकी, अब नीचे का बस एक पानी सा बचा है और कुछ भी नहीं उसके पास, ठीक है। और इसलिए वो मांग कर रहा है कि हमें भी स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्च वहन करे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। प्लीज़ नहीं समझ रहे हैं तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट किया गया था, पहली बार कब दिया गया था, 1969, ये डेट आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, दृष्टि का 13 सितंबर का आर्टिकल है एक,
जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में, वहाँ से आपको 30 सितंबर का ठीक है, यानी कि कल का ही आपको आर्टिकल मिलेगा एक, उससे आपको पढ़ लेना है। स्पेशल स्टेट के बारे में बात की गई है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप जाके उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से अभी वर्तमान की स्थितियाँ भी समझ में आ जाएंगी। तो ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1969 से हुआ था। और उस टाइम कितने मतलब स्टेटों को दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर था, लिख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ लिख लीजिए, ठीक है, कि 1969 को कितने स्टेटों को दिया गया था स्पेशल स्टेट का दर्जा? तो वो था आपका जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, ठीक है, 3 थे। उसके बाद 8 अन्य स्टेट भी थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, आपका हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। इनको भी क्या दिया गया है? स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा वहन करेगी, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि 90% अब यहाँ पे किसका रोल होने वाला है इकोनॉमी में? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि वहाँ से कुछ लेगी, इसको वहाँ के लोगों को देना है, ठीक है। जितनी भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च होगी तो स्टेट का खर्चा सिर्फ 10% आएगा, सेंटर का खर्चा 10 यानी कि 90% आने वाला है। अब देखिए आते हैं जम्मू कश्मीर में। ऊपर की बातें कुछ आप समझ चुके हो और इसके लिए कुछ आर्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आर्टिकल भी आपको करवाती जाऊंगी। तो जम्मू और कश्मीर की यदि हम बात करते हैं ये, ठीक है, इसमें से मैंने कल आपको बताया था कि इधर आपका क्या हो गया, ये अक्साई चीन वाला, सॉरी, यहाँ से आपका ये पूरा एरिया जो आता है, ये कौन सा एरिया है, ठीक है, ये यहाँ से इतना, मैं क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा रही हूँ, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर है। तो ये जो एरिया आता है 30% है और ये किसके कब्जे में है? पीओके है, ठीक है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना एरिया, यहाँ का 10% एरिया जो है वो अक्साई चीन के नाम से जाना जा रहा है, ये लिखा भी है, ठीक है। 1962 में इन्होंने हड़प लिया था और 1948 में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, हमने पहले ही देखा है। अब इसमें क्या हुआ कि यानी कि जम्मू और कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में हमने पहले से भी देखा और इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई और इसके क्या हुआ कि कई परिवारों का विस्थापन हुआ। कश्मीरी मुद्दा यानी कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा और आज भी, मतलब 19 अक्टूबर तक था। अब तो क्या हो गया है कि आपका ये जो है 2019 के बाद से अब हमारा एक स्टेट ना होके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग माना जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में जो मुद्दा रहा, और लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में बहुत से आयाम हैं और जम्मू एवं कश्मीर के 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। पहला यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरा आपका आता है कश्मीर घाटी की, कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है और यहाँ पे आप देखोगे कि कश्मीरी बोली बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम है। कल मैंने आपको बताया था ना कि लैंग्वेज यहाँ की कश्मीरी और सिंधी, क्योंकि ये इधर वाले एरिया में, ये पाकिस्तान वाले एरिया में जो भी आपका आता है वहाँ पर सिंधी बोली जाती है। तो कुछ एरिया, मतलब कुछ थोड़ा बहुत यहाँ भी लोग सिंधी बोलते हैं, तो उधर कश्मीरी और सिंधी बोली जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि यही बताया जा रहा है कि कश्मीरी बोली बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं और बहरहाल क्या हुआ, कश्मीरी भाषी लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। हिंदू क्षेत्र जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है। पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाका, अभी मैं बता रही हूँ वो कैसे है। और यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कि कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध एवं मुसलमानों की आबादी है, लेकिन यह आबादी क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। लद्दाख क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है और सबसे ठंडा रेगिस्तान। देखिए, एक सबसे गर्म रेगिस्तान आपका सहारा हो गया, लेकिन सबसे ठंडा वाला रेगिस्तान कौन सा है, तो वो आपका लद्दाख है, लेह है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ लद्दाख के लेह में ही जो रेगिस्तान पाया जा रहा है वो आप कह सकते हो कि सबसे ठंडा वाला रेगिस्तान है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि अंडे भी आप ना वो जो ट्रक वगैरह आते हैं उससे डंप किया जाता है, वो कर दो ना आप निकाल के, तो भी नहीं फूटने वाले। जैसे गिट्टी वालों को किया जाता है ना, निकाला जाता है ट्रक से, उसी तरह अंडे भी निकाल दो ना। इतनी ठंड रहती है कि वो इतना ज़्यादा टाइट रहते हैं ना कि उसके पत्थर जैसे या हथौड़े से फोड़ने पर भी नहीं फूटते हैं। और आप देखिए आगे क्या हो रहा है यहाँ पे
कश्मीरी मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवादवर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जैसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। और इसके साथ ही क्या हुआ कि साथ साथ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। मैंने यहाँ का बताया, देखिए यहाँ से आपको पता हो तो और पता ना हो तो प्लीज़ अभी एटलस खोलिए, ठीक है। साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट है, मैनेज कर लीजिए क्योंकि जानना ज़रूरी है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से कौन सा आपका आता है, काराकोरम। काराकोरम के बाद आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। लद्दाख के बाद जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक है, मैं पर्वत श्रेणी की बात कर रही हूँ। लद्दाख तो आपको दिख रहा है कि लद्दाख है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद आपका आता है जास्कर। जास्कर के बाद आपका आएगा पीर पंजाल, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बता रही थी ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे ही सेम सीक्वेंस में यूपीएससी पहुँचता है हमेशा। जियोग्राफी से प्री में भी और मेंस में भी इतना ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। पॉलिटी और ज्योग्राफी दो ऐसे सेगमेंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन तो 10 से 12 बनने ही बनने हैं। किसी भी ईयर का आप पेपर उठाइए, चाहे प्री का चाहे मेंस का, और वहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पीटी में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटी। अभी 2020 में भी 15-20 क्वेश्चन यानी कि 10-15 समथिंग आए थे। और इसी तरीके से आपके ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आए थे। और इसलिए जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज़ 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 थोड़ा सा ये दो चीज़ें ना आपको यहाँ पे ध्यान देना कि किस पे हमें ज़्यादा अपना एफर्ट डालना चाहिए और उस हिसाब से तो क्वेश्चन कैसे बनते। यूपीएससी है, कोई ऐसा वैसा एग्जाम है नहीं कि आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा, अच्छा बताओ लद्दाख का मतलब काराकोरम कहाँ पे, आपने बता दिया ओ काराकोरम लद्दाख में है और कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं पूछेगा ना, वो पूछेगा कि सीक्वेंस मिलाओ, यानी कि उत्तर से दक्षिण क्या करो आप कि जो पर्वत श्रेणियाँ दे देगा और इनकी सीक्वेंस मिलाना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, जब सीक्वेंस मिलाना है, या तो ऐसा दे दिया कि आपको लिख दिया यहाँ पे काराकोरम पहले में, दूसरे में लिख दिया जास्कर, तीसरे में लिख दिया पीर पंजाल, चौथे में लिख दिया यहाँ पे लद्दाख। अब कह रहा कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, 1 2 3 4, या कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि आप सीक्वेंस में 1 3 2 4। तो आप ऑप्शन क्या लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आपको मिलाना, लेकिन आपको जब पता होगा तो इसमें से अब क्या सीक्वेंस होगा, आपका काराकोरम आएगा पहले, फिर लद्दाख श्रेणी आती है, फिर उसके बाद आपका जास्कर आता है, फिर उसके बाद आपका आता है पीर पंजाल, और उसके बाद आता है आपका शिवालिक। इनको आपको क्या करना, सॉरी यहाँ पे अभी धौलाधर आएगा और उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी आती है। तो ये पूरा सीक्वेंस हमें याद करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे अभी एटलस पे प्लीज़ मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए उसे, जो भी जितनी भी श्रेणियाँ लिखेगी। जब जियोग्राफिकल रीजन देखेंगे ना उसका, तो एक पॉलिटिकल होता है मैप, एक जियोग्राफिकल होता है। जियोग्राफिकल में आएंगे तो आपको ये पूरा दिखेगा। अब यहाँ से आप समझ चुके हो ना कि किस तरीके से आधा भाग पर्वतीय है तो आधा भाग मैदानी है। आपको हमेशा जम्मू कश्मीर में क्या देखने को मिलता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, ऐसे हरे भरे वाले नहीं, बर्फ़ से ढके हुए दिखते। ऐसा नहीं कि हरियाली नहीं, वहाँ पे कुछ जगह पे मैदान भी है, लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। तो उसमें आपको ये पूरा समझ में आ गया। और ये जो मैंने इतने पार्ट बताए ना, ये किसके हैं, अभी उसमें से 3 पार्ट में आपको हिमालय का डिवाइड किया गया, जिसमें से ये आपका ट्रांस हिमालय के पार्ट इतने मैंने बताया। तो क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि ट्रांस हिमालय के पार्ट निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा इनके नाम, तो यदि आपको पता होगा तो बखूबी आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी है, आप जिससे सोच रहे हो कि एक लाइन में पूछ लेगा, वो इससे नहीं पूछता है, घुमा के तो पूछेगा और उसकी अप्रोच को हमें समझना पड़ेगा और तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने देखा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक मुद्दा बना रहा, वो मैंने कल ही आपको बताया था कि मुद्दा वो क्यों बना रहा था। और यहाँ पे क्योंकि हरी सिंह जो थे, उन्होंने कह दिया था कि हम क्या करेंगे, अपना जो स्टेट है उसे हम भारत में सम्मिलित नहीं करेंगे। पहले ही कर लेते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और जब ये कह दिए कि हम नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में ऑब्वियस है मुस्लिम ज़्यादा थे, ठीक है। तो इन्होंने जब ये कहा कि हम नहीं सम्मिलित होंगे, लेकिन 48 में ही जब वो 27-28 में क्या कर देता, हमला कर देता है, हरी सिंह आते हैं, तो विलय पत्र पे सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे अधिकार मतलब कि उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, और वो जम्मू कश्मीर यानी कि विलय पत्र पे आपने सिग्नेचर किया सीधे से कि जम्मू कश्मीर अब हमारा है।
पहले भी हमारा था, आज भी अब हमारा है, ठीक है। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती वाले हैं कि यहाँ पे अधिकार कर ही लेते हैं। इनके पीछे का रीज़न भी हम लोग समझ चुके हैं। ये आक्साई चीन पे जो इतना अधिकार कर लेते हैं ना, ये वो नेहरू जी की थोड़ी उदारवादी नीति जो चल रही थी कि चाइना बहुत मतलब अच्छा है। पंचशील सिद्धांत आपको पता है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचशील सिद्धांत निम्न में से कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि पंचशील सिद्धांत समझौता जो था किन किन देशों के बीच का था। तो यदि आप ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ये भारत और चाइना के बीच का था। लेकिन जैसे ही वो समाप्त होता है और उस पंचशील सिद्धांत में यही सारी बातें की गई थी कि हम शांति से रहेंगे, हम कुछ भी हमारे आंतरिक मामलों में मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपने अपने ज़मीन की रक्षा करेंगे, मतलब बिना मतलब का ये था कि पूरा शांति वाला माहौल की बात की गई थी। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे वो समझौता खत्म हुआ और 1962 में कर दिया उन्होंने हमला। और सोच रहे थे नेहरू जी के ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमारे अच्छे खासे चाइना से रिलेशन थे। और जब वो हमला कर देते हैं, इनके वजह की रीज़न भी हमने देखा था 1962 के हमला करने की। आप में से जो भी रेगुलर होंगे उन सबको ये पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिचुएशंस बन रही हैं कि दिक्कत आ कहाँ पे रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि थोड़ा सा भी जो राष्ट्रीय स्वायत्तता की बात या राजनीतिक स्वायत्तता की बात है, थोड़ा सा भी इसमें भी दिक्कत आ रही है। अब समस्या की जड़ें थोड़ा इन पे भी नज़र डालिए कि क्या, कैसे, कब, कहाँ से क्या हुआ। तो 1947 1947 ये डेट आपको याद है ना, हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी और इसके जो हिंदू शासक थे हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। हालांकि मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। और पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है, क्योंकि राज्य का ज़्यादातर आबादी क्या थी, राज्य की ज़्यादातर आबादी यहाँ पे आज भी कश्मीर में मुस्लिम है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ के लोग स्थिति को अलग नज़रिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले कुछ और बाद में मानते थे। यानी कि ये लोग क्या कहते थे, देखिए पंडितों के आगे भी क्या जुड़ा है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम। ये लोग अपने आप को पहले कश्मीरी कहते थे, बाद में हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, डजंट मैटर, बाद में हम क्या। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था हाँ यहाँ पे मुस्लिम है तो ये हम पे ही मिलेंगे ना, जाएंगे कहाँ। लेकिन इन्होंने कहीं पे मिलना स्वीकार नहीं किया और ये चाहते थे, भाई यूएनओ वाली घटना हो रही थी कि भारत किसी में मिलना भी नहीं चाह रहा था और दोनों से अच्छे संबंध भी बना के रखना चाह रहा था, ठीक है। जो वहाँ पे गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाए थे ये लोग, तो यही रीजन था ना, हाँ, जो हम लोगों ने देखा था कि भारत कथा की ना तो हम सोवियत संघ में मिलेंगे ना यूएसए में मिलेंगे। तो यही ये भी अपना रहा था कि ना तो हम इंडिया में मिलेंगे ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन रिश्ते दोनों से हम अच्छे रखेंगे। अब ये कुछ अपना अलग राजशाही वाला चलने वाले थे, लेकिन चल नहीं पाए। अब उनकी कह सकते हैं कि बदकिस्मती है। और इसके बाद क्या हुआ कि वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले मानते थे। और इस आप देखेंगे कि राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। जो शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने क्या कहा कि वो आंदोलन तो किए किस लिए कि राजा जो थे पद को छोड़ दे, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ऐसा उनका नहीं था। ये तो पूरा फ्रीडम ही चाह रहे थे। तो इनका भी ये मानना था कि हम नहीं मिलेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफ़ी समय तक गठबंधन रहा। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र भी थे। और इसमें क्या हुआ कि नेहरू भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। और यहाँ पे क्या हुआ कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कवाली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर क्या कर लिया कि कब्जा करने भेजा। किसको? कवायली को, ठीक है। यहाँ पे जो एक समुदाय था ये इसे क्या करता है, भेजता है कौन? पाकिस्तान। रहा नहीं जा रहा था उससे कि अरे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हमने, तो अपना एक पूरा देश ही अपना अलग कर लिया। तो ये कौन सा छोटको सा एरिया है
उसे इंडिया की ताकत नहीं पता थी, मतलब बड़े भैया को कैसे मतलब कोई इतना कमज़ोर समझ सकता है। तो वो जब जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1947 के अंत तक ना हमला कर ही देता। और किसको भेजता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कबायली जो थे ये आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को अब हो गए थे मजबूर, क्योंकि अब उनके पास तो इतनी सैन्य शक्ति थी नहीं, इतनी ताकत तो थी नहीं कि इनसे बच सके। और इसलिए अब इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ा कि जो राजा हरि सिंह थे, ये हिंदू राजा थे, ठीक है, इन्हें अब मदद मांगने आना ही पड़ा। और कहाँ पे? भारतीय सेना से। अब इसमें क्या हुआ कि भारत के सैन्य मदद, यानी कि भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले ऐसे ही थोड़ी ना हमने आसानी से उनकी हेल्प कर दी थी, क्योंकि देखिए वो तो पता था कि एरिया हमारा है, हमें बचाना ही है। लेकिन क्योंकि अब वो राजा साहब की अकड़ भी तो ख़त्म करनी थी ना, वरना बचा भी लेते तो भी ये समस्या ही बन जाता और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और नया देश तैयार हो जाता। ये एक नई समस्या हो जाती ना, क्या पता आज हमारे ही दुश्मन खड़े हो जाते। इसलिए थोड़ा सा रूढ़ता दिखाना ज़रूरी था कि अब पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर करोगे, देन हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे हम आपकी हेल्प नहीं करने वाले। तो भारत सरकार ने क्या किया कि महाराजा से भारत संघ के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए और इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। और मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। और राज्य में क्या हुआ कि सरकार के मुखिया को तब क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। अभी तक कहा जाता था, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होता था, वहाँ पे उनका संविधान होता था, उनका खुद का फ्लैग होता था। अभी तक आर्टिकल 370 जब तक था तब तक ये सिचुएशन थी। और ये कब तक था? 19 अक्टूबर 2019 तक था, ठीक है। 30 अक्टूबर था, मैं भी 30 अक्टूबर था 2019 तक। तब तक ये मतलब कि 1 साल पहले ही पूरा वो लॉन्च हो चुका था, मतलब संसद में बात की जा रही थी कि आर्टिकल 370 खत्म करेंगे। फाइनली इन्हें स्टेट जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था वो 30 अक्टूबर 2019 को दिया गया। तब से आर्टिकल 370 पूरी तरीके से खत्म अब हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या होते थे कि राज्य में सरकार के मुखिया होते थे, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो आप समझ सकते हो कितनी पावर थी इनके पास। और भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया और इससे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दे ही दिया। 370 आर्टिकल, प्लीज़ नोट डाउन करिए आप यहाँ पे कि जो आर्टिकल 370 है, भले ही आपका ये ख़त्म हो चुका है लेकिन पेपर में बखूबी पूछा जाएगा, इसलिए लिख लीजिए कि आर्टिकल 370 किसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दे रहा था? तो वो दे रहा था आपके J&K को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को। और ये कब समाप्त हुआ, कैसे हुआ, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल 10 बार बोल चुकी हूँ, तो इसे भी नोट कर लीजिए 30 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जो ये अस्तित्व में आता है। और एक बार फिर से कि न्यूज़ पहले से ही यहाँ पे प्रिंट हो रही है आपकी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है फिर से एक स्टेट बनेंगे, जल्द ही बनेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ एक इसे ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया गया था कि राज्य ही नहीं रहेगा तो दिक्कत ही क्या है। तो इसलिए क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है, जब कश्मीर का मुद्दा है तो अब यहाँ पे कश्मीर रह ही नहीं गए, अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि इससे वो बात की जा रही संसद में कि एक स्टेट फिर से बनाया जाएगा, जैसा था वैसे ही बनाया जाएगा और सारी चीज़ें चलेगी, बस आर्टिकल 370 अब नहीं रहेगा। और अब देखिए क्या होता है कि बाहरी और आंतरिक विवाद भी कुछ हुए। उस समय क्या था कि उस समय से जम्मू और कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त रही। इसके बाहर एक आंतरिक मतलब कि इसके बाहर एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया, ये तो बाहरी कारण है भैया। आज भी मतलब वो हरकत से बाज आता नहीं है, ठीक है, कहीं पे जाएगा मुँह उठा के जाता, बस मतलब पाकिस्तान वो जाएगा, इमरान खान जाते, वो क्या कहते हैं कि मतलब जम्मू कश्मीर को उसमें मिला लिया और ऐसा ऐसा कर लिया। कुछ नहीं कर पाओगे चाचा, आप कुछ भी कर लो, है हमारा तो हमने ले लिया। हाँ, और है तो हमारा POK भी, ऑक्साइड चेन भी है, कभी मौका मिला तो उसे भी ले लिया जाएगा क्योंकि वो भी हमारा ही है और थोड़ा सा अधूरा लगता है। देखिए हम इंडिया का मैप बनाते हैं ना तो वो पूरा चीज़ एकदम से मैप में दिखाते हैं
आज भी हम उसे अलग नहीं कर रहे हैं, और जब अलग नहीं करना है ना, तो कभी भी भारतीय सेना कभी भी जिद पे आ सकती है, और कभी भी मतलब मौके की तलाश पे रहती है। कभी ऐसा मौका मिला तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अमित शाह जी वगैरह का आपको लोग स्टेटमेंट सुनते ही होंगे कि अब तो यदि बात करोगे कि कश्मीर में आना है, तो अब तो कश्मीर मिलने वाला नहीं है, ऊपर से पीओके वाला भी एरिया हम अपने में शामिल करने वाले हैं। और एक स्टेटमेंट मैंने आपको और बताया था, याद हो यदि, कि बोला गया था कि कश्मीर के बिना हमारा पाकिस्तान अधूरा है। तो हमारे ही देश के लीडर ने पता है क्या बोला था कि यदि भाई साहब कश्मीर के बिना आपका पाकिस्तान अधूरा है ना, तो पाकिस्तान के बिना हमारा इंडिया भी बेचारा अधूरा है। याद रखना, तुम एक कश्मीर की बात कर रहे हो, हम पूरा पाकिस्तान ही बड़प लेंगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो और इससे मतलब सीधे से करारा जवाब मिला था कि यहाँ तो हम छोटी सी बात कर रहे हैं, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात कर दी कि पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे अभी इतनी हिम्मत नहीं है इनकी, खैर ले ही लेंगे। और अब देखिए कि क्या हुआ यहाँ पे कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान के कबायली हमला करवाया था, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत ने दावा किया कि वह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है, और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम आज़ाद करवा चुके। एक और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पे ना UNO के हेड थे, ठीक है, या ब्रिटेन के थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहा, कोई विदेशी थे और बड़ी संस्था के ही लीडर थे। उन्होंने क्या कहा कि इतने साल से भारत क्या कर रहा है जो कि यहाँ पे पीओके नहीं ले पाया, और 1947 से अब तक भारत क्या कर रहा है कि पीओके नहीं ले पाया। और उधर क्या कहता है कि 1947 से अब तक पाकिस्तान क्या कर रहा है कि कश्मीर नहीं ले पाया। और ये तो ठीक था यहाँ तक। अब ये वो क्या कहता है भाई साहब, उसका मुझे नाम नहीं याद रहा एग्जैक्टली, वो उस नाम क्या था, और लेकिन स्टेटमेंट यही था उनका। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा कि कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बनाऊँगा। तो भारतीयों ने जवाब दिया कि भैया जब आप मतलब हम इतने साल से कुछ नहीं कर रहे थे, इतने साल से वो नहीं कुछ कर रहा था, तो 1947 से अब तक आप क्या कर रहे थे कि कश्मीर को आपने गुलाम बने रहने दिया। हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, लेकिन आप क्या कर रहे थे। आज आपकी आँख खोले कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, लेकिन कश्मीर की जनता क्या अभी मतलब आज़ाद नहीं है। सीधे से कहने का मतलब उसका यही था, डायरेक्ट कह देता कश्मीर की जनता अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर रही है। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कश्मीरी लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ किसी की आपसी दुश्मनी हो वो अलग बात है। यहाँ पे उसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे इंडिया की धर्मनिरपेक्षता में कोई खराबी है, क्योंकि आपकी दुश्मनी आपके साथ है, तो उसमें से कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, एक पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात की जाए तो कंट्री में रहने वाले हर रिलीजन्स का यहाँ पे सम्मान किया जाता है, हर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाती है, एंड गवर्नमेंट के नज़र में तो बिल्कुल की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो अपना खुद का ओपिनियन है, और यदि आपके साथ कोई भेदभाव भी करता है ना, तो आपके लिए पर्टिकुलर आपके पास फंडामेंटल राइट हैं, आप उनको लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और कई मतलब कितने दिन से हम लोग आंदोलन वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो हक की ही लड़ाई चल रही थी, और लड़ना पड़ता है। हक नहीं मिलता, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जब तक आप लड़ोगे नहीं मिलेगा नहीं। यदि ऐसी दिक्कत भी है तो उसका समाधान भी आपके पास है। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा बनकर भी तैयार होता है, या आज तक ये बना रहा है। और अब देखिए यहाँ पे कि आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा, और हम जानते हैं यहाँ पे कि कश्मीर को संविधान की धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, और धारा 370 एवं 371 धारा यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल जो आपका है 370 और 371, आपको कुछ याद होगा, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था कि 371 के जितने हैं प्लीज़ उन्हें याद करके आना है। और यदि याद करके आए हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना आप लोग शुरू कर दीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि अपने पिछले वर्ष जो भी हमारी बुक आने वाली 9th क्लास की, उसमें क्या करेंगे यहाँ पे कि संविधान सिद्धांत और व्यवहार में
आने वाली नहीं, आ चुकी है और उसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सही है, इसने बताया कि पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा आर्टिकल 371 और आर्टिकल 370, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती है। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं। यानी कि संसद द्वारा जो भी पारित कानून होंगे ना, तो लागू कब होते हैं? जब कश्मीर कहेगा हाँ, नहीं कहेगा तो आप नहीं ज़बरदस्ती कर सकते हो कि यहाँ पे अब लागू होगा ही। कुछ डिफेंस वाले एरिया को छोड़ के जम्मू कश्मीर का पूरा राइट है, अपनी संविधान था, है नहीं था, ठीक है। ये था वाला वर्ड यूज करिएगा, है वाला नहीं। और दूसरा वर्ग क्या हुआ कि इसमें ज़्यादातर कश्मीरी हैं। विश्वास करता है कि मतलब कि ये है कि मतलब स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। और कश्मीरियों के एक वर्ग के 3 प्रमुख शिकायत उठाई है। पहली यह है कि भारत सरकार ने वादा किया था कि कबायली यानी कि जो घुसपैठियों ने से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा कराया नहीं, ठीक है। हमने देखा था कि पहले कहा था उन्होंने कि आप विलय पत्र पर सिग्नेचर करो, फिर हम जनमत संग्रह भी कराएंगे। ऐसा हुआ नहीं, इंडिया ने नहीं कराया ऐसा। और इसके बाद क्या हुआ कि इसे पूरा नहीं किया। और दूसरी क्या थी कि धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया, क्योंकि कुछ यहाँ पे मैंने भी बताया ना, डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि जम्मू कश्मीर को माननी ही पड़ती थी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा कि आपने 370 के तहत हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा तो दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से अमल में नहीं आया। इससे वहाँ के लोगों की शिकायत थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी। और तीसरी शिकायत ये थी कि की जाती थी कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह है संस्थागत लोकतांत्रिक बंटवारा जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिलता है। तो जैसे अलग स्टेटों में बर्ताव होता था उस तरीके से उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ना आर्टिकल 370 के तहत क्या था कि संविधान था, फ्लैग था, पीएम बनता था। उसके बाद आप कश्मीर में जाके ना तो ज़मीन खरीद सकते थे, ना तो वहाँ से वैवाहिक संबंध बना सकते थे, ना वहाँ रह सकते थे, ना वहाँ रोजगार स्थापित कर सकते थे। यानी कि आपको एक पूरी कंट्री की तरह ये भी मतलब लीड कर रहा था। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में जाने का हक था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ना तो आप ज़मीन खरीद सकते थे। ये कब तक की 2019 से पहले तक की बात मैं बता रही हूँ, जब तक आर्टिकल 370 था। इस आर्टिकल में कितनी पावर थी जम्मू कश्मीर के पास कि वहाँ पे हाँ, और जम्मू कश्मीर वाले कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सकते थे, ना रह सकते थे, ना व्यापार कर सकते थे। यहाँ तक कि इनफैक्ट शादी भी करनी हो तो यदि लड़की वहाँ की कहीं दूसरे स्टेट में शादी करना भी चाह रही हो, उसकी नागरिकता वगैरह ख़त्म कर दी जाती थी। उनको नागरिकता भी मिलती थी अपने स्टेट की, ठीक है। और इसके बाद यदि हम तो यहाँ से कर ही नहीं सकते थे, कोई यहाँ का लड़का जाके वहाँ शादी करे, यहाँ की लड़की वहाँ जाके शादी करना चाहे तो वो भी नहीं हो पा रहा था। उसे भी नहीं मान्यता नहीं दी जा रही थी कि ये हमारे स्टेट की है। कोई भी स्कीम्स वगैरह मतलब कुछ भी गवर्नमेंट का उसे नहीं मिल रहा था कि कर भी लो आप ना, फिर भी आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशंस थी, ठीक है। और अब आगे आते हैं यहाँ पे कि राजनीति और 1948 के बाद से क्या घटना होती है। तो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। कौन? शेख अब्दुल्ला साहब थे, जिन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, जन कल्याण की नीतियाँ भी लागू की। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इन सब से यहाँ की जनता को फ़ायदा हुआ। और बहरहाल कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके विचार कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होते थे। और कई सालों तक क्या हुआ कि उन्हें नज़रबंद रखा गया। किन्हें? शेख अब्दुल्ला को। यानी कि जब मेल नहीं खा रहे थे तो स्टेट का और सेंटर का कॉम्बिनेशन होना कितना ज़रूरी है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तो लास्ट में आ चुके हैं भैया, तो यहाँ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें कि अब शायद आई होप कि मुझे अब ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट में यदि अलग गवर्नमेंट चल रही है ना और सेंटर पे अलग गवर्नमेंट चल रही है, तो एक तो ये राजनीति कैसे खेलते थे कि अपनी ही सरकार आ जाए किसी भी तरीके की करके, नहीं आ रही ना तो वहाँ से संबंध थोड़ा गड़बड़ी रहते थे हमेशा। आज भी यदि आपके सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में क्या है, यानी कि आपके संसद में अभी हेड कौन है,
मतलब सत्ता पे कौन है, बीजेपी है ना। और उसके बाद कुछ स्टेट है ना जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो आप देखते हो बहुत उठापटक चलती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चलती है। वो इतिहास गवाह है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, क्योंकि इनकी बैठती नहीं बराबर। और इसलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा था कि इनकी भी कुछ बन नहीं रही थी, और इन्हें क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दी के रखा गया। और नज़रबंद करने का मतलब, आप प्लीज़ नोट्स खोलिए और देखिए उसमें क्या है, क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है मैं नहीं बताने वाली, आप खुद से देखिए, क्योंकि कई बार बता चुकी हूँ, तो ये तो आज नहीं पता चलेगा आपको। और नहीं बन रहा तो गूगल पे खोज कीजिए प्लीज़, क्योंकि नज़रबंद आपको पता है कि किस लिए किया जाता है। और नज़रबंद में आपका तो आर्टिकल 20 भी ख़त्म हो जाता है, मैंने बताया था, थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा सा अब आप मैनेज कर लो। और अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया, कई सालों तक उन्हें नज़रबंद कर रखा गया, बिल्कुल। और शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके, और राज्य में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। अब भैया सेंटर गवर्नमेंट ने मतलब अपनी चालबाजी तो खेल ही दी, और अपने ही मनपसंद लीडर को वहाँ पे बैठा ही दिया, लेकिन इन पे भी कई सारे आरोप लग चुके थे। और अब हुआ 1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। ऑब्वियस है, क्योंकि सेंटर पे कांग्रेस थी तो स्टेट में कांग्रेस तो होना ही था। नहीं होती तो कांग्रेस की अप्रोच क्या थी आपको बखूबी पता है। देखिए 1-2 चैप्टर ना पूरा कांग्रेस पे ही निपटा है हमारा। अब नहीं पता होगा ना, आप ऐसा कहोगे तो भैया चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी लगा लो आप, तो वही सही होगा। क्योंकि 2-3 चैप्टर पढ़े हैं हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड, और कांग्रेस का स्टेट में क्या रवैया था, नहीं हो रहा था ना तो वो गठबंधन ही कर ले रही थी, लेकिन सरकार तो उसी की होनी चाहिए, ऐसा उसका कुछ अप्रोच था। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं, नहीं समझे प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखो आप, और तभी समझ में आएगा कि हालत क्या हो रही थी, इंडिया की क्या हो रखी थी। और यहाँ पे भी कांग्रेस का दबदबा स्वाभाविकता होना ही था। और क्या हुआ कि कांग्रेस के समर्थन में कुछ समय तक सत्ता सेन रही, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में मिल गई, और इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में अब आ चुकी थी। क्योंकि सेंटर पे भी कांग्रेस थी, कांग्रेस एक्सेप्ट कर नहीं सकती थी कि किसी भी स्टेट में कोई अदर पार्टी आए। और रीजन था 1975 का जो आपातकाल, यही था कि कुछ स्टेटों में अदर पार्टी अब आ रही थी, और यहाँ पे फिर चुनाव भी हारती हैं। बेचारी को समझ में नहीं आता क्या करें, हालांकि उनके जैसी ना तो कोई लीडर हुई है ना तो होंगी, और ऑब्वियसली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और आज तक की पहली महिला ही बनी रह गई हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वो कांग्रेस में ही मिल जाते हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस का ही सत्ता हो जाता है। और इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच क्या हुआ, सुलह की कोशिश जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या किया, फिर से खड़ा किया, और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए, और 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। 1982 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, और 1982 में ही इनकी भी डेथ हो गई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व जो की कमान उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। ये नाम ना याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जैसे कि कौन थे आपके अभी यहाँ पे, तो शेख अब्दुल्ला थे, उसके बाद उनके बेटे आते हैं फारूक अब्दुल्ला। और इसमें क्या हुआ कि फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बनते हैं। बहरहाल राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए क्या किया कि राज्य की सत्ता को यहाँ पे क्या कर लिया, संभाली। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह देखिए, उस टाइम भी लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, और आज तो देख ही रहे हैं कि पूरा अंग्रेजी का ही ट्रेंड चल रहा। दिन ऐसे आ गए कि हिंदी दिवस हमें मनाना पड़ता है लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई भूलो मत, भारत की लैंग्वेज हिंदी है। और अब क्या हुआ यहाँ पे कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया था। इससे कश्मीर में नाराजगी के भाव पैदा हुए। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते ने से क्या हुआ कि राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को धक्का लगा, और 1986 से क्या हुआ कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया, और इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। मतलब लोगों को क्या लगा कि देखिए कांग्रेस किसी भी तरीके से करके ना यहाँ पे तो कुछ भी आगे अपना पैर
यहाँ पे टिका ही दे रही है, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उठापटक होते 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 ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये कार्टून भी दिखाया गया आपको। ये इंदिरा जी हैं, ये आपके कौन है यहाँ पे, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, ठीक है। वो आशीर्वाद दे रही हैं, मुकुट पहनाते हुए दिख रही हैं, ताज। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनको बनाया गया। और इनके जो मतलब फेवर में रह के काम करते थे उनके लिए समस्या नहीं थी। जो कुछ ज़्यादा ही उड़ना चाहते थे ना, उनके पर तो ये काटने में माहिर थे। जितने भी जब तक ये अभी राजनीतिक बाद में उठापटक चली, पहले तो थोड़ा बहुत इनको शांति मिल ही जाती थी। और अब देखिए विद्रोही तेवर, और उसके बाद क्या क्या हुआ कि जो विद्रोही तेवर भी अपनाए जा रहे थे। देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला ना एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद ट्रस्ट में आपको कहीं से इसके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे यूपीएससी भी नहीं सोचता। इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को ना बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक बार खुद से पढ़िएगा। वीडियो सुनने के बाद भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, अपने खुद से स्टडी आपको इसमें करनी पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक है, मैं और नहीं कह रही, इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है। और अब क्या हुआ, विद्रोही तेवर, और उसके बाद क्या क्या माहौल आता है भाई सब देख लेते हैं क्या क्या आता है। इस माहौल में क्या हुआ, 1987 के विधानसभा चुनाव हुए और आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिल चुकी थी। और इससे क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बहरहाल लोग बाग जो थे यह मान रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। 1980 के दशक में ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था। लोगों के मन में गुस्सा यह सोचकर और भी भड़का कि केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही है। लोग ना यहाँ पे क्या सोचें कि भैया कुछ तो धांधली चुनाव में हुई है। पहला इनका तो ये मानना था। दूसरा क्या मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ना अपना तो कुछ तो कहीं से भी ये तिकड़म खेल ही रही है, ऑब्वियस है खेल ही रही थी। और यहाँ पे लोगों का ये जो आक्रोश था ना थोड़ा बढ़ता जा रहा था। और इन सब बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। और 1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था बहुत अच्छे खासे तरीके से। और इस आंदोलन में क्या हुआ कि लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। जो भी यहाँ के उग्रवादियों को क्या था कि पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी। मतलब पाकिस्तान को भी मौका मिल गया। अरे वाह, मतलब क्या था यहाँ पे, मतलब टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। जैसे ही देखा कि यहाँ पे भैया संकट चल रहा, राज इधर वालों से गुस्सा हो रहे हैं। होता है ना कि जब दुश्मन का दोस्त मतलब दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही हो, मतलब अच्छा खासा दोस्त बन सकता है। तो अब जब इससे पता चला कि अरे जम्मू कश्मीर भी भारत का दुश्मन बनता जा रहा और हम भी उसके दुश्मन हैं, दोनों की अच्छी पटरी खाएगी, बन लेते हैं। और इसने इनको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल रहमगिरी के साथ अपनी जो भी यहाँ पे नैतिकता भी दिखाई। और यहाँ पे जिस भी तरीके की आर्थिक, भौतिक, सैन्य जैसे भी मदद कर पा रहे थे बेचारे करने लगे। और कई सालों तक क्या हुआ कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सो प्लीज़ जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में बात की गई है। आर्टिकल मैं लिखवा चुकी हूँ, जल्दी बताइए आर्टिकल में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई राष्ट्रपति शासन की। क्योंकि 3 आर्टिकल हैं, 3 में से एक का है आपका वित्तीय आपातकाल आता है, एक आता है राष्ट्रपति शासन आता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल आता है। तो जल्दी बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेना थी, मतलब कि राज्य पर नियंत्रण, सेना को नियंत्रित करना पड़ा। और 1990 के बाद से क्या होता है यहाँ पे कि इस समय में राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी। 1996 में एक बार फिर इस राज्य में संविधान सभा में चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या होता है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। और उसने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। और जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव के बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत यानी कि बहुमत मिली, बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी हाँ, लेकिन ठीक ठाक मिल गई थी। और इस चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आ चुकी थी। चाहे कोई भी है, कांग्रेस को तो बीच में शामिल होना ही था। तो फारूक जी तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आती है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस या पीडीपी, और इसमें भी कांग्रेस के गठबंधन से बनती है, ठीक है। और अब आता है यहाँ पे कि अलगाववाद और उसके बाद की घटना।
तो 1989 से जम्मू कश्मीर के अलगाववाद राजनीति ने क्या किया, सिर उठाया। और यहाँ पे क्या इसने कई रूप लिए और इस राजनीति में कई धाराएं हैं। अलगाववादियों का एक जो तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, जो अभी भी कुछ चलता रहता है। कुछ वहाँ पे एक बार न्यूज़ में दिखा रहा था, कुछ महिलाएं वगैरह भी हैं, कुछ उनका संगठन है, तो मतलब वो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, उधर का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पता नहीं खाते यहाँ का बजाते वहाँ का। तो वो मतलब उनको भी कुछ ना कुछ, अब तो ये उग्रवादी जो भी हैं तो आज भी ये कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि यानी एक ऐसा कश्मीर जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो और ना भारत का हो, कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है और इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा रहे, लेकिन उससे स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है और इस क्षेत्र के लोगों की यहाँ पे आप देखोगे कि एक आम शिकायत उपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन को लेकर है। और इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांगे जितनी प्रबल है, उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी अपनी स्वायत्तता को लेकर भी है। यानी कि इनको भी अपने अपने स्वायत्तता की पड़ी हुई, लद्दाख को अलग चाहिए, जम्मू कश्मीर को अलग चाहिए, और भी एरिया जिनको अलग चाहिए। यानी कि अभी भी वहाँ पे ये थोड़ा सा अपना बना के रखे हैं कि कुछ अलग अलग चाहिए। और शुरुआती सालों में उग्रवाद को क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों का जो समर्थन था हासिल था। और लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे हैं और केंद्र के विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत शुरू कर दी है। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब क्या हो गया है कि अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्भाषित करने पर जोर दे रहे हैं। और आप देखोगे कि जो जम्मू कश्मीर है ना, आपका बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवंत एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें। और यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय यानी कि हर तरह की विभिन्नताएं हैं। जम्मू कश्मीर ही ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके इंडिया के हर स्टेट में सिर्फ एक जाति धर्म के लोग नहीं मिलेंगे। चाहे उत्तर भारत लो, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, कहीं की भी बात करो, एक ही स्टेट में हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, जैन भी होंगे, जितने भी धर्म के लोग हैं सारे होंगे एक ही स्टेट में। अभी इंडिया की तो बात करें, इंडिया में है ही, लेकिन एक ही स्टेट में भी ये सारी कम्युनिटी पाई जाती है और वहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव होता नहीं है। वो आप छोड़ दीजिए कि आपका अलग, मैंने फिर से बताया ना कि आपकी दुश्मनी है पर्सनल वाली, वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता गवर्नमेंट आगे नहीं कहती है नमाज नहीं पढ़ने जाओगे, मंदिर में जाओ पूजा करो, नहीं करने जाती ना। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है, वहाँ कह देते हैं अरे मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो वो दिखाया जाता है ना कि यदि कोई हिंदू लड़की भी है उसका भी धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है कि आप क्या बनो, मुस्लिम बनो, इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो हमें तो प्राउड करना चाहिए कि हम ऐसी धरती पे जन्म लिए। एंड मैं तो उसे कहूँगी ना जो ये कहता है अरे भारत जैसे देश, मतलब भारत में ये वो, तो फिर तो ना चुल्लू भर पानी भी आपको कम पड़ना चाहिए। और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट जिनके अंदर ये राष्ट्रीयता नहीं है ना, और जापान के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आप सीख सकते हो। एक इंसान था, सेव वाला तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक इंसान था क्या करता है कि एक से कुछ पैसे लेके जाता है और पैसे लेके जाता, वो लौट के दोबारा नहीं आता। एक इंडियन से पैसा लिया, दोबारा लौट के नहीं आया, और दूसरा जापानी आता है तो उस इंडियन ने ऐसे ही कुछ मतलब कह दिया होगा कि उसने पैसा हमारा ले गए, अभी तक आया नहीं। होता है कि हम कह दिए थे यदि पता चला कि ये इस इलाके का है, तो उसने कहा, तो उसने तुरंत पैसा निकाला और जितना था दे दिया। तो इस बंदे ने पूछा कि भाई साहब हमने आपको पैसा नहीं दिया था, तो आप हमें पैसा रिटर्न में क्यों दे रहे हो? हमने तो उसके बारे में बताया है, हम तो आपको कोई पेमेंट नहीं किए थे। तो उसने कहा देखिए आप हमें पैसा नहीं दिए थे, बट हमारे ही देश के किसी नागरिक को आपने हेल्प की थी, और आज हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो या जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से आज आप पूरे देश को जज करो या कि पूरे जापान को कहो कि जापान अच्छा नहीं है, ये एक्सेप्ट हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्लीज़ आप अपना पैसा रखिए, मैं उसकी तरफ से दे रहा हूँ, समझिए कि आपने मुझे ही दिया था, लेकिन आप ये मत कहिएगा कि जापान के लोग ऐसे हैं।
तो सोच सकते हो आप कि वहाँ से भी हम सीख सकते हैं राष्ट्रीयता कैसे हमारे अंदर आती है। ये बिल्कुल हाँ, कोई कहने की बात नहीं, हम सबके अंदर बहुत कूट-कूट के भरी है राष्ट्रीयता। तभी तो जितना मतलब दुश्मनों को मुँहतोड़ जवाब देने में बिल्कुल एकदम से हाजिर रहते हैं कि आ जाओ भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अपने इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान के अंदर ना बहुत अच्छी खासी वाली राष्ट्रीयता है। कुछ अपवाद तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि कैसे-कैसे लोग होते हैं। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है, इतना देखने को भी आज तक के इतिहास में भी मिला है कि हर एक के अंदर राष्ट्रीयता है और बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली है और होनी भी चाहिए। ठीक है? और अब देखिए कि जम्मू कश्मीर जो भी बहुलवादी था और यहाँ पे आप देखोगे कि सांस्कृतिक सारी तरीके की विभिन्नताएँ तो थी और साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएँ भी एक सी नहीं है और एक तरफ इस राज्य में विभिन्नताएँ और इसी के अनुकूल अलग-अलग राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं, तो दूसरी तरफ क्या है संघर्ष और तनाव की स्थितियाँ भी बदस्तूर कायम हैं। लेकिन इन सब के बीच राज्य की बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृत अधिकांशतः अक्षुण्ण बनी हुई है। यानी कि आज भी समस्याएं होते हुए भी ओवरऑल हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकलता है कि आज भी सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं। अब आता है पंजाब। पंजाब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पंजाब को किस तरीके से वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स थी एंड उनको किस तरीके से दी गई। फिर आता पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के कुछ जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, इनको किस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है या स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, हाँ स्पेशल स्टेट है। ठीक है, तो इनको कैसे कैसे क्या दर्जा दिए गए हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो ये मत सोचिएगा कि मैडम ने कहा था कि आर्टिकल 371 बताना है, बताया नहीं, आया नहीं ना, इसलिए नहीं बताया मैंने। अभी हमने 370 बस पढ़े हैं जम्मू कश्मीर का। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार डिटेल से प्लीज़ फिर से पढ़िएगा, तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद आप कहीं मत पढ़िएगा, फिर भी आपसे कोई पछाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और जैसे ही पूर्वोत्तर भारत में आएंगे ना, उनके लिए आर्टिकल डिफाइन किए गए हैं और उनके बारे में हम लोग आर्टिकल 371 से बात करेंगे। और आप तो यदि बन रहे हो तो पूरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने भी आर्टिकल 371 के सब पार्ट हैं उनको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।